हैं भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। सही अनुक्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले से लेकर अंत तक क्या बनता है। यह बताइए, भाषा निर्मित करने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। भाषा को निर्मित करने के लिए ध्वनि से बड़ा क्या है, शब्द है। और शब्दों से बड़ा और पदों से बड़ा वाक्य है। हमने ऑप्शन नंबर 4 पे ही सबसे पहले क्यों यहां पर मार्कर चलाया, इसलिए चलाया क्योंकि ध्वनि ही सबसे पहली छोटी इकाई है, जो ध्वनि केवल ऑप्शन नंबर 4 में है। बोलो राइट ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। देखिए, सेकंड नंबर कहता है कि समास किसे कहते हैं। जब समास की बात करें तो दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। एक तो समास, देखिए एक तो समास होता है, ऑलरेडी मैंने अपनी वीडियोस में बताया, एक संधि होती है और एक समास होता है। समास में और संधि में फर्क क्या है। समास और संधि में फर्क इतना है कि इसमें वर्णों का मेल होता है। क्या होता है, इसमें वर्णों का मेल होता है और इसमें होता है शब्दों का मेल। शब्दों का मेल होगा या तो पदों का मेल होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब शब्द मिलते हैं तो समास बनता है, जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो संधि बनता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम लॉक करेंगे। समास किसे कहा जाता है, शब्दों के मेल को कहा जाता है। और समास के जो प्रकार होते हैं वो हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए, सॉरी, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है। साहित्य में अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद विश्व प्रसिद्ध हो गए कामायनी से। कामायनी क्या है, कामायनी एक जयशंकर प्रसाद की क्या है, एक कृति है। और कृति का मतलब है कामायनी है क्या, कामायनी एक महाकाव्य है। बोलो राइट ना दोस्तों। ध्रुव स्वामिनी भी किसका है, जेपी का है, जयशंकर प्रसाद का है। चंद्रगुप्त और स्कंद गुप्त भी किसका है, जयशंकर प्रसाद का है। साथ ही साथ झरना किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है। और उर्वशी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उर्वशी किसकी है, तो ये है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। इसलिए क्वेश्चन में जो पूछा है मैं वही आंसर आपको बताऊंगा। दिनकर की रचना उर्वशी है, ना कि जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, मेढक का तत्सम रूप क्या है। देखिए, मेढक का दोस्तों आपको तत्सम रूप बताना है। तो तत्सम रूप होता क्या है, तत्सम रूप वो, अगर मैं बात करता हूं संस्कृत, संस्कृत का ऐसा शब्द जो सीधे शुद्ध शब्द, यानी संस्कृत का शुद्ध शब्द होता ही है। जिस तरीके से मैंने कहा कि आग के लिए अग्नि यूज होता है, तो आग के लिए अग्नि यूज होगा, तो यह तत्सम है। इसके लिए अगर हम आग को बदल देते हैं, अग्नि को आग में बदल देते हैं, तो यह हो जाता है तद्भव। इसी तरीके से मंडूक को अगर मेढक कर देते हैं तो ये तद्भव और मंडूक हो जाएगा। इसका तत्सम आंसर हमारा फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है। दोस्तों वाच्य कितने होते हैं, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। वाच्य कितने होते हैं, वाच्य को कहा जाता है वॉइस। जो इंग्लिश में आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते थे ना, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। ये संयुक्त वाच्य नहीं होता है, हमेशा कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। जब क्वेश्चन में कर्म के अनुसार आए तो कर्मवाच्य मार दीजिए, जब क्वेश्चन में कर्ता के अनुसार आए तो कृतवाच्य मार दीजिए। यहां पर कर्म हो जाएगा जो इस क्वेश्चन का आंसर, और यहां पर भाववाच्य हो जाएगा जो भाव के अनुसार। आंसर किसके साथ हो जाएगा, 2 के साथ होगा। बोलो राइट ना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 6 आपके स्क्रीन पर। चैप्टर का नाम है समास। निम्नलिखित में आपको द्वंद्व समास बताना है। द्वंद्व समास कौन सा हो जाएगा। देखिए, एक है शोकाकुल, शोक से व्याकुल। अब जब हम शोकाकुल की बात करेंगे तो बहुत से बच्चे एक चीज में यहां पर देखिए, पिछली बार शोकाकुल एग्जाम में बहुत आया। शोकाकुल में जो समास है ना, बहुत से बच्चे गलत करते हैं। तो देखिए, शोकाकुल में समास होता है तत्पुरुष समास। बहुत से बच्चे यहां पर अव्ययी भाव लगा के चले आते हैं, जो गड़बड़ है। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम में कौन सा हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि सर्वोत्तम यानी सभी में उत्तम। और सभी में उत्तम का मतलब होता है कि भैया वो भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। लाइक ऑप्शन नंबर 1 की तरह। वीर पुरुष, कैसा पुरुष, वीर पुरुष। और जैसे वीर पुरुष की बात करें तो यहां पर क्या है, एक विशेषता है। पुरुष कैसा है, वीर है। पुरुष कैसा है, गोरा है। पुरुष कैसा है, नाटा है। पुरुष कैसा है, काला है। तो यह विशेषता का वर्णन होता है, तो वहां पर विशेषण पद प्रधान होगा और कर्मधारय समास हो जाएगा। बोलो राइट ना दोस्तों। पाप और पुण्य में यहां पर दोनों पद प्रधान है। पदों की प्रधानता की बात की जाए तो दोनों हो जाएंगे, और दोनों प्रधान पद के बीच में एक योजक चिन्ह आया है, तो इसलिए द्वंद्व समास होगा। अच्छा, यहां पे भी है, 7 नंबर में भी द्वंद्व पूछा है। आइए देख लेते हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण आपको बताना है। आज मेरा गला खराब है बहुत ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, मैनेज करिए।
देखिएगा, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा। बोलो राइट ना, क्लियर है। अंधकूप, कैसा है कुआं, अंधा है कुआं, यानी विशेषता है, और विशेषता के लिए आप कर्मधारय समास लगाते हो। नर नारी में इस क्वेश्चन का आंसर होगा, विलोम भी है, योजक भी आया है, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान भी है, तो आंसर 7 का क्या हो जाएगा, 7 नंबर का 3 आंसर हो जाएगा। बोलो राइट ना दोस्तों। शरणागत, जो शरण में आया हुआ है, तत्पुरुष हो जाएगा, आंसर थर्ड। इस क्वेश्चन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे 8 नंबर पर। चैप्टर का नाम है लिंग से, और लिंग से क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहता है दोस्तों, हाँ, कहता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। बहुत बढ़िया बात, मैंने तो नई बात सुनी है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द कैसा है। 8 आपके स्क्रीन पर है। दिन की बात करें तो पुल्लिंग होगा। रीजन क्या है कि जितने भी डेज होते हैं, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर, और 9 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। हाँ बिल्कुल, बात बहुत सुंदर। देखिएगा, कहता है कि तोड़ती पत्थर नामक कविता है, तोड़ती पत्थर संगम के तट पर, याद है ना, इलाहाबाद के तट पर। और मैं कहता हूं दोस्तों, इस क्वेश्चन में यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करी गई है क्या। आंसर हमारा किसके साथ जाएगा बताइएगा, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर के लिए जितने बच्चे ऑप्शन नंबर 3 को मार रहे हैं, और उतने ही बच्चे ऑप्शन नंबर 4 को मार रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को यहां पर ऑप्शंस में लॉक करेंगे। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन आता है कि क्रांतिकारी कवि हिंदी का कौन है, तो क्रांतिकारी जो कवि हैं वो क्या है, वो है आपके निराला है। एक और क्वेश्चन आता है कि ये बताइए क्या है, तोड़ती पत्थर एक कविता है। कवि कहते हैं कि मन में एक महिला को तोड़ते पत्थर देखा गया, यानी कवि इलाहाबाद के किसी रास्ते पर उसका वर्णन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। देखिएगा, किस शब्द में को उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग जो शब्द के प्रारंभ में लगता है, शब्द के पूर्व में लगने वाला उपसर्ग कहलाता है, जिसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहा जाता है। शब्द के अंत में जो लगेगा दोस्तों, उसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे, जिसको हम प्रत्यय कहते हैं। बोलो राइट ना, रोजाना बताता हूं। यहां पर देखिएगा, अब प्रत्यय तो सभी में लगा हुआ है कु, लेकिन प्रत्यय कौन सा नहीं है, और नहीं है उसी में आप ढूंढ पाओगे जो कु के बाद एक शब्द नहीं देता है। जिसमें शब्द आ जाए वो तो प्रत्यय है, वो उपसर्ग है, और जिसमें शब्द नहीं आए वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, कु के बाद चाल आ रहा है, यानी कु के बाद अगर चाल आ रहा है तो इसमें शब्द होना चाहिए, मतलब इसमें है। कु के बाद कर्म है, कु के बाद रूप है, कु के बाद सल कोई भी यहां पर शब्द नहीं होता। जब शब्द ही नहीं है तो उपसर्ग कहां से हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। याद रखना है। अगला क्वेश्चन समझ रहे हो ना। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर सल से क्या मतलब, अरे भाई उपसर्ग तभी तो पूरा होगा जब पीछे शब्द भी बनेगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ताल ठोकर गर्व करना विकल्पों में दिए गए मुहावरे का कौन सा सही ऑप्शन क्लिक करना है। गर्व करने की बात करें तो गर्व करने का मतलब होता है ऐंठ कर चलना, यानी गर्व करना, यानी बहुत बड़ा एटीट्यूड, बहुत बड़ा ईगो। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हम 4 को लॉक करेंगे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मित्र, बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे होंगे आपके, क्या है, तो थम्स अप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर है कि द्वापर नहुस जय भारत। कोई बात नहीं, 12 नंबर नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं। 3 चीजों को एक साथ में एक आंसर में याद कर लो, इससे ज्यादा क्या ही आएगा। देखिएगा, मैं आपको हिंट देता हूं कि हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, जिसे राष्ट्रकवि कहा जाता है वही इस क्वेश्चन का आंसर है। हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। और द्वापर, नहुस और जय भारत जैसी रचनाओं को मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम 4 के साथ लॉक करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 13 नंबर की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन कि आसन और आसन्न, ध्यान दीजिएगा, आसन और आसन्न कैसा शब्द होगा। बहुत ही आसन ही होती है, कहते हैं ना योग आसन। कौन सा योग, तो वो मुद्रा हो जाती है। और आसन को कहा जाता है बैठने की विधि, और आसन्न का मतलब होता है निकट आया हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि आसन्न कोण भी होता है, जो निकटतम जो एंगल होता है, ट्रेंगल होता है, उसको हम आसन्न कहते हैं। आंसर 3 होगा। अगला क्वेश्चन
14 नंबर आपके कारक से प्रश्न है, आपको ताल ठोक कर बताना है। कहता है कि सेवा सत्कार से सम्मान बढ़ता है। सेवा सत्कार से सम्मान बढ़ता है, तो मुझे यह बताओ कि इसमें कौन सा कारक होगा, क्योंकि अपादान में भी से आता है और करण में भी से आता है। फर्क इतना है कि इसमें आता है साधन के रूप में और इसमें आता है अलगाव के रूप में। बोलो, अपादान की बात करेंगे तो अलगाव तो कुछ हुआ नहीं है, सम्मान ही बढ़ रहा है। और मैं पूछूंगा कि किससे सम्मान बढ़ता है, तो मैं कहूंगा सेवा सत्कार से सम्मान बढ़ता है। तो सेवा सत्कार का मतलब है कि यहां पर साधन है, सम्मान बढ़ने का साधन है, और साधन के लिए हम जानते हैं कि से आएगा तो कर्ण आएगा। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, यह भी जान लीजिएगा। अगला, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? क्या आपको पता है? उपसर्ग और प्रत्यय मेरे लाल दोनों जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग का मतलब जो पूर्व में आया है, और प्रत्यय का मतलब जो अंत में आया है, बार बार वही चीज। और देखिएगा, इसमें विकाऊ में आऊ आ जाएगा लेकिन आगे नहीं निकलेगा। इसमें में जवाब के आगे ला आ जाएगा, पीछे नहीं निकलेगा। इसमें रहम के आगे बे आ जाएगा, पीछे नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें आप देखिएगा आ जाएगा, आ जाएगा, क्या हो जाएगा? आ जाएगा। और कथनीय तो ये वर्ड ही हो जाएगा। और इसके लास्ट की बात, ये तो आपका उपसर्ग हो गया। और आपके लास्ट की बात देखें तो ये हो जाएगा, यानी अकथ। अकथ माने होता है क्या? ना कहा गया। तो ये प्रत्यय है और ये उपसर्ग है, तो आंसर बी लॉक होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर 16 नंबर, जवाब दिया जाए, आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, आपसे कहता है तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मैं कहता हूं आपसे क्या, मैं आपसे ये कहता हूं कि 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये बताइए कि इसमें संधि कौन सी है। इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है तेजहा, यानी तेजहा जब आ रहा है तो इसमें संधि हो जाएगी विसर्ग। बोलो राइट ना? और जब विसर्ग हो जाएगी तो तेजहा धन मैं बराबर तेजहा मैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड वन हो जाएगा। दोस्तों, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। 3 होते हैं, एक स्वर, एक व्यंजन और एक विसर्ग। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 17 नंबर, अत्यधिक प्रत्याघात। 2 ऐसे शब्द हैं। दुनिया की एक ट्रिक बताता हूं, दुनिया का कोई शब्द आ जाए, 100% नहीं 101% उस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आप एक नैनो सेकेंड में अपने एग्जाम में हल कर लोगे। एक अक्षर से मैं आपको बता दूंगा, केवल एक वर्ण से। दुनिया का कोई शब्द देख लेना, अगर उस शब्द को या और रा और ला और वा, 4 चीजें क्या होती हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, ये तो आपको पता है ना। ये 4 चीजें याद रखना कि अगर इन 4 चीजों पर या, रा, ला और वा, इन चारों चीजों पर किसी के ऊपर आधा, जैसे या के ऊपर आधा आ जाए, रा के ऊपर आधा आ जाए, ला के ऊपर आधा आ जाए, या वा के ऊपर आधा आ जाए, इन चारों चीजों के ऊपर कोई भी चीज आधी आ जाए, जैसे देखिए या के ऊपर ता आया, या के ऊपर ता आया, तो आधा वर्ण अगर लटका है तो वो संधि यड़ संधि हो जाती है। दुनिया का कोई भी आपके सामने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, गलत नहीं होगा, ये वादा है। क्या है? ये वादा है, और कतई, एकदम से कतई आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? बताइए, कर लोगे ना? कर लोगे? ठीक है, बिल्कुल यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं कि जैसे बताइए अत्यंत में कौन सी संधि है? बताइए अत्यंत में कौन सी संधि है? अध्याय में कौन सी संधि है? बोलो, अत्यंत में कौन सी संधि है? अध्याय में कौन सी संधि है? अत्यधिक में कौन सी संधि है ना? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? कल को प्रत्यक्ष भी पूछ सकता है। तो जहां पर भी आधा वर्ण लटका हो तो यड़ संधि आपको लॉक कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है कि अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह कितने होते हैं? तो अयोगवाह होते हैं 2 प्रकार के। अयोगवाह होते हैं 2 प्रकार के, एक अंग होता है और एक होता है आहा। ये अंग आहा आते हैं, संस्कृत से आते हैं, और संस्कृत से आए हुए ये अंग अनुस्वार और विसर्ग को जाते हैं।
क्योंकि आप विसर्ग यहां से आप ट्रिकी वे में याद कर सकते हो, अनुस्वार आप यहां से याद कर सकते हो, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड के साथ लॉक हो जाएगा। दो ही प्रकार के होते हैं, एक अंग होता है, एक अहा होता है, जिसको अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है, क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। आप नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ी हैं तब भी आंसर क्लिक हो जाएगा। बोले कैसे? प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण का मतलब होता है जो क्रिया की विशेषता का वर्णन करता है। रमेश चलता है तो रमेश हो गया संज्ञा और चलना हो गया क्रिया। लेकिन रमेश धीरे धीरे चलता है तो रमेश हो गया संज्ञा और चलना हो गया आपका क्रिया, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। प्रतिदिन किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रतिदिन है कालवाचक। मैं कहता हूं कब? बोले प्रतिदिन मैं जाता हूं टहलने। मैं बोले कब खाते हो? बोले मैं प्रतिदिन पेट भर के खाता हूं। बोले कब पढ़ते हो? मैंने कहा कल पढ़ लेता हूं, फिर 2 दिन बाद पढ़ लेता हूं, है ना। तो ये जब टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग का मतलब होता है काल, और काल होते हैं हिंदी में 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी वर्तमान, भूतकाल और भविष्यति काल। तो आंसर हमारा 4 के साथ लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। दुनिया का एक ऐसी ट्रिक मैं आपको यहां पर बता दूंगा, दुनिया की एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा जिससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उखड़ जाएगा नैनो सेकंड में। देखिए, कोई भी आप ये पंक्ति कतई मत याद रखो, रटने की जरूरत नहीं, बस ये ढूंढो कि अगर किसी भी अलंकार में कोई मनुष्य की तरह कार्य करता हो तो मानवीयकरण, अगर कहीं पर भी आपको तुलना के रूप में देखा जाए तो वहां उपमा और रूपक में थोड़ा अंतर होता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अतिशयोक्ति में चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है ना। वही वाला हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, है ना, गए निशाचर भाग। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया की एक ऐसी ट्रिक जहां पर मनु आता है, मानो आता है, जनु आता है, जानो आता है, जनु जानो मनु मानो, इस तरीके के वर्ण आते हैं, जनहु मनहु। अब ये देखिए आपको पहचानना पड़ेगा, किसी भी पंक्ति में आ जाए, यहां मानव आया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बोलो राइट ना दोस्तों? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? क्लियर। बढ़ेंगे आगे की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपसे कहता है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? मैं कहता हूं ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। यार ये बताओ, स्वर आपस में मिलेंगे तो व्यंजन नहीं मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिल सकते हैं। दो व्यंजन मिलेंगे तो संयुक्त व्यंजन भी कोई नाम की चीज होती है यार। अल्प प्राण व्यंजन वो होता है जिसको कहा जाता है कि पहले और तीसरे और पांचवें वर्ग में। अंतस्थ व्यंजन वो होता है कि जो यारा और ला और वा की बात करता है। महाप्राण व्यंजन हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जैसे छत, त्रक, ज्ञा की बात करते हैं और स्रा की बात करते हैं। ये क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में कहा जाता है कि दो व्यंजन जब एक साथ में मिलते हैं, मान लो कि ये कोई त्रा है, ये त्रा तो एक संयुक्त व्यंजन ही है और इसको बनाने के लिए ता प्लस रा की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई ज्ञा है, इसको बनाने के लिए दोस्तों जा और प्लस वां की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई दोस्तों क्या है, स्रा है, इसको बनाने के लिए सा प्लस रा की जरूरत पड़ती है। थोड़ा तेज लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। मान लो कोई यहां पर क्या है, छा है, इसको बनाने के लिए का प्लस सा की जरूरत पड़ती है। बोलो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आंसर हमारा